कार के दरवाजे पे पहुंची थी तो अबीर ने उससे फिर से कहा, मैं तुम्हें ड्रेस बदलने के लिए 20 मिनट दूंगा। प्रांजलि दंग रह गई। उसने नीचे देखा कि उसने क्या पहना है। उसने अपनी पसंदीदा ड्रेस पहन रखी थी। हालांकि ये एक नामी ब्रांड नहीं था और उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी नहीं थी, लेकिन ये उसके लिए सही था। वो अपनी इस ड्रेस को फेंकना नहीं चाहती थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि अबीर इतनी बारीकी से देखेगा। अबीर शांत दिखा और उसने प्रांजलि को एक काला कार्ड सौंपा। प्रांजलि ने उसके हाथ में एक काले कार्ड को देखा। वो उसे पैसे दे रहा था। प्रांजलि का दिल थोड़ा बैठ गया। उसने अबीर को अविश्वास से देखा, पर उसके चेहरे पर कोई अंतर नहीं था। जैसे कि 5 मिलियन का क्रेडिट लाइन वाला ब्लैक कार्ड उसके लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि प्रांजलि के दिल को एक झटका लगा। उसे आश्चर्य इस बात का नहीं था कि वो इतना उदार था, लेकिन इस बात का कि उसने पहली बार अपने 2 जन्मों में उसे कुछ दिया था। ये देखकर वो चकित थी। अबीर ने नाराजगी जताई। मैं नहीं चाहता कि ये जैन परिवार ये सोचे कि बनर्जी परिवार तुम्हें एक ड्रेस नहीं दिला सकता। उसके शब्दों को सुनकर प्रांजलि ने कार के बाहर देखा और देखा कि वो एक शॉपिंग मॉल के सामने थी, जिससे उसे राहत महसूस हुई। बेशक वो उसकी वजह से नहीं था। धन्यवाद। प्रांजलि ने कार्ड लेने और कार से बाहर निकलने में संकोच नहीं किया। उसे शॉपिंग मॉल में जाते हुए देखकर अबीर के मन में कुछ ख्याल आया। ऐसा लगता था कि वो वास्तव में अलग थी। उसका रवैया फर्जी नहीं लग रहा था। तो शायद पहली वाली प्रांजलि नकली थी। कौन सी प्रांजलि असली प्रांजलि थी? अपने पसंदीदा लग्जरी स्टोर में घुसते हुए प्रांजलि को लगा कि दुकान में प्रवेश करते हुए सभी दुकान वाले लोग उसे देख रहे थे। प्रांजलि के पहनावे को देखकर दुकानदार की मुस्कान बहुत जल्द गायब हो गई। उन्होंने उसे पूरा नीचे की ओर देखा और जैसे कोई बेघर व्यक्ति किसी 5 सितारा होटल में घुस गया हो। प्रांजलि को थोड़ा अचंभा हुआ। अच्छा हुआ जो अबीर ने उसे ड्रेस बदलने को कहा, वरना अगर ये जैन परिवार के यहाँ ये पहन के जाती तो उसकी चाची और कजन्स उस पर जरूर हंसते। हालांकि दुकानदार के रवैये पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। दुनिया ऐसी ही है। एक वेश्या की एक गरीब व्यक्ति की तुलना में अधिक गरिमा होती है। वो इधर उधर भटकती रही और स्टोर के बीच में प्रदर्शित एक प्यारी सी ड्रेस ने उसका ध्यान खींच लिया। जैसे ही वो उस ड्रेस के पास गई, उसने एक महिला की ऊंची आवाज सुनी, अरे इसे मत छुओ, ये ड्रेस बहुत महंगी है। प्रांजलि ने अपना सिर घुमाया और एक असिस्टेंट गर्ल को देखा। वो नाराज होकर प्रांजलि के पास चली आई। क्या आप जानती हैं कि ये ड्रेस कितनी महंगी है? यदि आप इसे छू कर नुकसान पहुंचाती हैं तो क्या होगा? उसके शब्द अवमानना से भरे थे। प्रांजलि ने पूछा, तो यहाँ एक फिटिंग रूम नहीं है? जो कोई भी इसे खरीद सकता है वह इस ड्रेस को पहनकर देख सकता है। प्रांजलि ने जो सस्ते कपड़े पहने थे उससे असिस्टेंट चिढ़ गई और उसने प्रांजलि से बेकार तरह से कहा, मुझे क्षमा करें मैडम, मुझे लगता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपको धक्के देकर बाहर नहीं निकालना चाहती। प्रांजलि ने अन्य दुकान सहायकों को देखा, महसूस किया कि ये अनुचित था। उसने फिर पूछा, क्या आपके शॉपिंग मॉल में आप अपनी ग्राहकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? प्रांजलि की बातें सुनकर शॉपकीपर को हंसी आ गई, जैसे उसने किसी तरह का मजाक सुना हो। जो कोई भी हमारे कपड़े खरीद सकता है, जाहिर है वो हमारे ग्राहक हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं इसे नहीं खरीद सकती? प्रांजलि मुस्कुराई और कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने अचानक 2 लोगों को एक साथ अंदर आते देखा। यहाँ क्या चल रहा है? क्या कोई है जो यहाँ कपड़े नहीं खरीद सकता और मुसीबत खड़ी कर रहा है? उस महिला की आवाज थोड़ी असभ्य थी। एक आदमी और औरत थे जो अंदर आए थे। पुरुष लंबा और सुंदर था और महिला भी सुंदर थी। जब वे अंदर आए तो शॉपकीपर की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने जल्दी से एक मुस्कुराहट दी और कहा, मिस शालिनी, आप आ गई? प्रांजलि ने भी उसे देखा और थोड़ा हैरान हुई।
अगर उसे सही तरीके से याद है तो शालिनी मिसेस गुप्ता के भाई की बेटी थी, जिससे वो प्रतिभा की चचेरी बहन हुई। शालिनी भी हाई स्कूल के दौरान प्रांजलि की सबसे बड़ी दुश्मन थी। शालिनी भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन मिसेस गुप्ता के अच्छे परिवार में शादी होने के बाद उसका परिवार भी अमीर हो गया। उन्हें गुप्ता परिवार द्वारा पैसा दिया गया था। शालिनी के बगल में खड़ा आदमी प्रांजलि का पहला प्यार था। उस वक्त जब वो छोटी थी, उसका नाम विशाल था। वो वास्तव में सुंदर लड़का था। न केवल वो सुंदर बल्कि एक अमीर परिवार से भी था। विशाल को देखकर प्रांजलि को कुछ घबराहट सी महसूस हुई। वो एक अलग अनुभव था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी कि वो अपने हाई स्कूल के प्यार को फिर देख पाएगी। हालांकि इस बार उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। प्रांजलि को याद था कि अपने पिछले जीवन काल में शालिनी ने बाद में एक मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन के साथ शादी की थी। उसने एक बेटे को जन्म दिया और लाखों रुपए कमाए। प्रांजलि को कभी एहसास नहीं हुआ कि ये दोनों कभी एक साथ थे। शॉपकीपर के शब्दों को सुनकर शालिनी ने अहंकारवश सिर हिलाया। वो पहचाने जाने पर प्रसन्न हुई। फिर उसने प्रांजलि की तरफ देखा और हैरान रह गई। क्या ये हमारे कैंपस वाली प्रांजलि है? तुम भी यहां खरीदारी करने आई हो? असिस्टेंट ने झुझकते हुए कहा। तुम मिस शालिनी, आप इस महिला को जानती हो? शालिनी ने हंसते हुए कहा, मैं इसे कैसे नहीं जान सकती। ये हाई स्कूल में इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और इसलिए इसे बाद में एक फेमस यूनिवर्सिटी में भर्ती होना पड़ा, इसलिए यह हमारे स्कूल में प्रसिद्ध है। क्या ये सही है ना विशाल? विशाल ने प्रांजलि को देखा, जो उसे कुछ अलग लग रही थी। प्रांजलि का गजब चेहरा था। उसकी नाक सीधी थी, उसकी आंखें चौड़ी थी और उसके बाल काले और मुलायम थे। उसकी हेयर स्टाइल सबसे सिंपल थी, लंबे सीधे काले बाल, बीच में मांग, जिससे उसका चेहरा और भी आकर्षक लगता था। जब वो हाई स्कूल में थी तब प्रांजलि कैंपस की सबसे सुंदर लड़की थी। उस समय वो थोड़ी अकड़ू थी और वो सबसे अच्छी बातचीत नहीं रखती थी। उसके बाल और कपड़े सभी बदल गए थे। अब उसकी शैली बदल रही थी। वो इतनी सुंदर दिखने लगी थी कि शायद ही कोई नजरें हटा सके। शालिनी ने जो कहा उसे सुनकर असिस्टेंट ने प्रांजलि को देखा और उसने अपना हाथ लहराया और कहा, चले जाओ, अगर तुम नहीं गई तो मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। प्रांजलि ने अपने हैंडबैग से काला कार्ड निकालते हुए मुस्कुराते हुए पूछा, क्या ये कार्ड पर्याप्त है? काले कार्ड को देखकर असिस्टेंट जो कुछ टिप्पणी करने वाली थी तुरंत चुप हो गई। उसने प्रांजलि के काले कार्ड को पकड़ा, उसकी जांच की और कहा, ये असली है। इस तरह का ब्लैक कार्ड जिसमें कम से कम 5 मिलियन की क्रेडिट लाइन थी। उसके अचंभे को देखते हुए प्रांजलि ने उस ड्रेस को देखा और कहा, मुझे इस ड्रेस को पहनना है। अनिच्छुक महसूस करते हुए असिस्टेंट ने ड्रेस निकाली और उसे दोनों हाथों से प्रांजलि को सौंप दिया। प्रांजलि ने ड्रेस ली और फिटिंग रूम में घुस गई। काले कार्ड को देखकर शालिनी ने ईर्ष्या दिखाई और दांत पीस लिए। उसने फिर कहा, मैं वही सोच रही थी कि ये इतनी अकड़ से क्यों बोल रही थी। ये पता चला कि ये एक मालकिन है। बुरा नहीं है, एक मालकिन होना भी एक आय का स्रोत है। असिस्टेंट ने देखा और कहा, तो वो एक मालकिन है? कोई आश्चर्य नहीं। मैंने उसे देखकर एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पास इस तरह का कार्ड हो सकता है। वास्तव में हाई स्कूल में ये महिला फेमस थी। सभी ने कहा कि वो प्रिंसिपल के साथ सो चुकी है, अन्यथा वो इतने अच्छे विश्वविद्यालय कैसे जा सकती थी। असिस्टेंट ने जो कहा था उससे शालिनी संतुष्ट थी। फिटिंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज के साथ प्रांजलि बाहर निकली और उसने उसे देखने वाले सभी को प्रभावित किया। अपने पुराने पहनावे के साथ प्रांजलि सुंदर लग रही थी, लेकिन इस ब्रांड की नई स्लीवलेस ड्रेस के साथ प्रांजलि की त्वचा और भी चमकदार दिख रही थी। वो सोशलाइट जैसी दिख रही थी। हर महिला को अच्छा दिखना पसंद था
और प्रांजलि कोई अलग नहीं थी। मिरर में खुद को देखते हुए वो संतुष्टजनक रूप से मुस्कुराई। असिस्टेंट्स को और भी झटका लगा। ये एकदम सही था। ड्रेस ऐसी लग रही थी मानो वो उसके लिए ही बनाई गई हो। न केवल आकार बल्कि साइज ने भी उसे इतनी अच्छी तरह से मिलान किया। उसके लिए ये पहला मौका था जब किसी ने इतनी अच्छी ड्रेस पहनी थी। यहाँ तक कि विशाल, जिसने बहुत सारी अच्छी दिखने वाली लड़कियों को देखा था, प्रांजलि से चकित था। विशाल की प्रक्रिया देखकर शालिनी को और जलन महसूस हुई। उसने कहा, आउटफिट के महत्व के बारे में बात करें, यहाँ तक कि एक चिकन को भी मोर बनाया जा सकता है। हालांकि कोई रास्ता नहीं है कि एक पक्षी एक फोनिक्स बना दे। प्रांजलि अचानक भड़क उठी और एक असिस्टेंट की ओर देखते हुए बोली, आपके पास वास्तव में ग्राहकों के बहुत प्रकार हैं। क्या आपको ये बदबू नहीं आ रही है? क्या आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे हैं? उसकी गंध के बारे में सुनते हुए शालिनी इतना गुस्सा हुई कि उसका चेहरा नीला हो गया। वो चिल्लाई, ये तुम हो जिसे जाना चाहिए। प्रांजलि ने उसे अनदेखा किया और अपने काले कार्ड के साथ काउंटर पर गई और कहा, ये लीजिए। असिस्टेंट बहुत खुश थी कि उसने इतनी आसानी से ड्रेस बेच दी। वो जल्दी से गई और उसकी प्रांजलि के हैंड बैग पर नजर गई। हालांकि उस पर कोई नहीं देख रहा था और वो बेहद साधारण था। उसने कहा, ये साल का डायर का सीमित कलेक्शन है। इस बीच एक अन्य असिस्टेंट ने भी उस पर ध्यान दिया। उसने कहा, इनमें से केवल 10 ही विश्व स्तर पर बेचे गए हैं, है ना? ये शब्दों ने शालिनी और विशाल को भी स्तब्ध कर दिया। पूरी दुनिया में केवल 10 पर्स और प्रांजलि के पास उनमें से एक था। उसके पास पैसे का और स्रोत होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीजें इतनी आसानी से नहीं खरीदी जा सकती थी। सभी असिस्टेंट के चेहरे पर मिक्स भाव थे। इतनी सस्ते पहनावे वाली प्रांजलि के पास काला कार्ड और इतना दुर्लभ बैग होगा, ये तथ्य उनके चेहरों पर थप्पड़ की तरह था। जिस असिस्टेंट ने प्रांजलि का मजाक उड़ाया था, उसने उसे चुपचाप बाहर तक छोड़ा। शालिनी भी गुस्से में दिखी। उसने व्यंग करते हुए कहा, हाँ, खुद को बेचने का पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे साथ कौन है। क्या वो 60 या 70 साल वाला आदमी है? मैंने सुना है कि वो बिस्तर में काफी अच्छे हैं। हमारे सर बूढ़े आदमी थे, शायद तभी उसने तुम पर इतनी कृपा की और अपने विश्वविद्यालय में लेने के लिए सिफारिश की। प्रांजलि ने शालिनी की तरफ देखा और उसका चेहरा देखकर जलन से मर गई। एक मुस्कुराहट के साथ प्रांजलि ने मजाक में कहा, खराब बोली और भाषा। मुझे ये मानने में बहुत शर्म आती है कि तुम मेरी क्लास में थी। प्रांजलि ने अहंकार से अपनी आंखें फेर ली। प्रांजलि 5'4" कद की थी, जो शालिनी से थोड़ी छोटी थी। हालांकि इस समय उसने शालिनी को दबाव में डाल दिया था। ये ऊंचाई या रंग रूप के बारे में नहीं था, बल्कि मनोविज्ञान का था। इतना दबाव शालिनी के मनोबल को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। विशाल प्रांजलि को बाहर निकलते हुए देखने के अपने भाव को रोक न पाया। प्रांजलि बाकी सबसे बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही थी। हाई स्कूल में वो अलग लड़की थी। प्रांजलि के सामने शालिनी बदसूरत बत्तख की तरह दिख रही थी और प्रांजलि सफेद हंस थी। इस भारी अंतर से शालिनी को और भी गुस्सा आ गया। उसने मुट्ठी बांध ली और वो आंखों से आग बरसाने लगी थी। शालिनी चिल्लाने लगी, हालांकि मुझे भी ये मानते हुए शर्म आती है कि मेरे क्लास की लड़की अपने पिता से बड़े व्यक्ति के साथ सोने के लिए तैयार थी। बस काफी है, विशाल ने उसे रोकते हुए कहा। एक अमीर परिवार से आने वाले विशाल को किसी और से बेहतर पता था कि उसकी नजर आधे साल से भी ज्यादा समय से हैंडबैग पे थी, लेकिन फिर भी वो उसे खरीद नहीं पाया था। सच ये है कि प्रांजलि बैग खरीदने में सक्षम थी। इसका मतलब इन सब के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ था। इसके अलावा प्रांजलि बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रही थी। चाहे वो एक मालकिन थी या नहीं, प्रांजलि वह नहीं थी जिसे वो इस वक्त नीचा दिखा सकते। हालांकि शालिनी को ये नहीं पता था कि विशाल ने ऐसा क्यों कहा।
उसने उसका हाथ झटका और कहा, बस काफी है? क्या अब तुम भी उसके लिए कुछ महसूस करते हो? ये देखकर कि वो इतनी सुंदर और अमीर हो गई है, क्या तुम उसके पास वापस जाने की सोच रहे हो? ये सबसे शर्मनाक बात थी जिसे विशाल ने अपने पूरे जीवन में महसूस किया था। वो उठ खड़ा हुआ। क्या तुम्हारे पास कभी पर्याप्त था? चलो चलें, ये बहुत शर्मनाक है। प्रांजलि ने उस पर ध्यान न देने का फैसला किया। इस तरह किसी के साथ झगड़ा करने के लिए उसके पास समय नहीं था। इसके बाद उसने कार्ड स्वाइप किया और हस्ताक्षर किया। शालिनी ने फिर से कहा, तुम घटिया हो। तुम कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ सोई थी और इस काले कार्ड के लिए तुम कोई भी बूढ़े आदमी के साथ सोई होगी। एक कुत्ता हमेशा गंदगी खाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए और सभी की निगाहें प्रांजलि पर टिकी थी। हालांकि प्रांजलि बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं दिख रही थी। वो केवल उदास थी। शालिनी, क्या तुम जानती हो कि तुम्हें इस परिवार के लिए कितने साल जेल में बिताना पड़ेगा? ये देखकर अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो रहे थे। शालिनी ने तेज आवाज में कहा, तुम एक फेमस यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन मैंने कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अच्छा नहीं किया था। सभी जानते थे कि मैं स्कूल में कितनी अच्छी थी। तुम हमारे मार्क्स बदलवाने के लिए पक्का हेडमास्टर के साथ सोई होगी। प्रांजलि अवाक थी। असलियत में वो पहले स्कूल में बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि जैन परिवार के दबाव के साथ उसने बहुत मेहनत की थी और अपने सीनियर वर्ष में 1 महीने से अधिक तक पूरी रात जागकर पढ़ाई की थी। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के बाद वो बीमार पड़ गई थी। हालांकि जैन परिवार की मर्जी के अनुसार उसे मेजर में दाखिला नहीं मिला था, इसलिए उसके जालंधर विश्वविद्यालय के मेजर बिजनेस मैनेजमेंट में कोर्स किया था। शालिनी के दिमाग में भी कैसे कि वो ऐसा घिनौना काम कर सकती है। ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे। उनमें से कुछ लोग इस दृश्य को रिकॉर्ड कर रहे थे और इसे इंटरनेट पर अपलोड कर रहे थे। प्रांजलि बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। शालिनी की ओर देखते हुए उसने खुलकर कहा, सबूत के बारे में क्या? चूंकि तुम इतने भरोसे से कह रही हो, हमें सबूत बताओ। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि मेरे जाने बिना मैं हेडमास्टर के साथ कैसे सोई। सबूत? तुम्हें कैसा सबूत चाहिए? शालिनी ने ताना दिया। सबूत ये है कि तुम जैसी बुरी छात्रा एक प्रसिद्ध कॉलेज में भर्ती हो गई। ये सबसे अच्छा सबूत है। ओह, क्या ये सही है? शोर और गहरी आवाज के बीच एक पुरुष की आवाज आई। फिर उसके बढ़ते कदमों की आवाज आने लगी। एक लंबा आदमी भीड़ से निकल के आया। उसने शालिनी फिर प्रांजलि की तरफ देखा। उसके पहनावे को देखकर उसकी आंखें कुछ पल के लिए उस पर रुक गई। बैनर्जी, अबीर बैनर्जी। शॉपकीपर्स जो शुरू में नाटक का आनंद ले रहे थे, उस लंबे आदमी को देखकर तुरंत खड़े हो गए। उनकी आंखें उसकी खूबसूरती को देख के चमक उठी। वो ऐसा आदमी था जो लगभग एक भगवान की तरह था। सबसे कम उम्र के सबसे काबिल लोगों के रूप में अबीर हमेशा से ही बहुत सरल था। चौंकाने वाली बात ये थी, ये व्यस्त रहने वाला आदमी अपने इस शॉपिंग मॉल में कैसे आया? हर किसी को आश्चर्य हुआ। शालिनी के चेहरे पर चिढ़ अचानक स्नेह में बन गई। अबीर बैनर्जी? विशाल ने अबीर को उत्सुकता से देखा, जो बड़ी सरलता से कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। जाहिर है विशाल अबीर से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। अबीर ने सिर हिलाया, उसकी कलाई घड़ी को देखा और शांति से कहा, पहले ही 20 मिनट हो चुके हैं। वो प्रांजलि से बात कर रहा था, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये विश्वास करना मुश्किल था कि अबीर इस महिला से इस तरह से बात करेंगे। शालिनी चकित थी। निराश महसूस करते हुए वो अबीर के पास आई और बोली, मिस्टर बैनर्जी, आप इस महिला को जानते हैं? अबीर ने उसे अजीब तरह से देखा। इसका चरित्र दुनिया में सबसे खराब है। मेरा सुझाव है कि आप इससे दूर रहें। इसने हाई स्कूल में डिप्लोमा के लिए अपने शरीर का व्यापार किया था और ये अब और भी खराब हो गई है। कोई आदमी इसे ये सब पैसे देता होगा। मिस्टर बैनर्जी, आप बड़े हो गए हैं। मेरी कजन के साथ रहें, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप इसके झांसे में आए। शालिनी को अबीर को चेतावनी देते हुए देख प्रांजलि को अचानक आश्चर्य हुआ। अगर शालिनी को पता चलेगा कि जिस
मालकिन के बारे में वो बात कर रही थी, अब अबीर की पत्नी थी तो वो कैसे प्रतिक्रिया देगी? ये बहुत ही मनोरंजक होना चाहिए। ये सोचकर प्रांजलि अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाई, जिससे शालिनी और परेशान हो गई और बोली, प्रांजलि, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुस्कुराने की? ये इसलिए क्योंकि जो अपमानित हुई है वो तुम हो। प्रांजलि हंसने लगी। बिना मेकअप के भी उसका सुंदर चेहरा बेहद आकर्षक था। अबीर को अचानक लगा कि उसका गला सूख गया है। किसी कारण के लिए उसने सोचा कि ऐसा तब हुआ था जब वो आज सुबह नहाकर निकली थी और तब भी उसका मुंह सूखने लगा था। तुम्हारा दिमाग खराब है? वो तुम हो जिसका सबके सामने अपमान हुआ है, नहीं कि मैं। ओह, क्या ये सही है? प्रांजलि अच्छे मूड में लग रही थी। ठीक है, तुम ऐसा मान सकती हो। शालिनी गुस्से में थी, ये देखकर कि प्रांजलि ने उसके बोले हुए की जरा भी परवाह नहीं की। वो अधिक परेशान थी। तुम? शालिनी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन बीच में किसी ने बोल दिया, प्रतिभा तुम्हारी कजन है। अबीर की आवाज काफी आकर्षक थी। वो मौजूद सभी महिलाओं के दिल तोड़ने लगा। ये सुनकर कि ये उससे कहा गया है, शालिनी खिल उठी, जो उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उन्होंने उससे बात की? शालिनी शर्मा गई और जल्दी से सिर हिला दिया। हाँ अबीर, पिछले साल हम आपकी बर्थडे पार्टी में मिले थे, मैंने ब्लू ड्रेस पहना था। उसने अचानक अबीर से इतनी खुलकर बात की जिससे अबीर को थोड़ा अजीब लगा। अबीर ने कहा, क्या उसने आपको नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूं? शालिनी थोड़ा चकित हो। ये कोई रहस्य नहीं था कि अबीर शादीशुदा था। हालांकि शादी बहुत कम लोगों में साधारण तरह से हुई थी और मीडिया वालों को दुल्हन की पहचान भी नहीं पता चली थी। वो अचानक इस बारे में क्यों बात कर रहे थे? शालिनी को ये बात समझ नहीं आई। हालांकि ये एक रहस्य था जिसके बारे में सभी महिलाएं जानना चाहती थी। बिना शर्म महसूस करते हुए शालिनी एक टक अबीर को देख रही थी। उसकी नजर वासना से इतना भरी हुई थी। अबीर उसके इस तरह देखने से सन्न था। हालांकि उसे अचानक याद आया कि प्रांजलि ने भी कुछ दिन पहले उसे ऐसे ही देखा था। लेकिन आज वो आखिरकार समझ गया कि प्रांजलि के बारे में क्या अलग था। क्या ये पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है? प्रांजलि की ओर एक नजर डालते हुए अबीर ने कहा, और देखा, मुझे विश्वास नहीं है कि आपने मेरे सामने मेरी पत्नी का अपमान किया है। वो शांत दिख रहा था, जैसे कि वो लोगों को कुछ साधारण बता रहा हो। हालांकि उसकी इन बातों ने सभी को चौंका दिया था। इन सब के बीच शालिनी को सबसे ज्यादा झटका लगा। वो तुरंत चिल्लाई, ये कैसे हो सकता है? ये आपकी पत्नी है? विशाल भी चकित था। वो प्रांजलि को अविश्वसनीय रूप से देख रहा था। जालंधर में बैनर्जी परिवार नंबर 1 परिवार था। उनके सरकारी लोगों से गहरे संबंध थे। परिवार में 3 भाइयों में से केवल अबीर ने बिजनेस चुना था। हालांकि परिवार का हर व्यक्ति बड़ा आदमी था। विशाल को अच्छी तरह पता था कि इस तरह के परिवार में शादी करना कितना कठिन था। प्रांजलि जैसी को बैनर्जी परिवार ने कैसे स्वीकार कर लिया? सिर्फ शालिनी ही नहीं, यहाँ तक कि विशाल भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हालांकि अबीर उसे खुद स्वीकार कर रहा था। क्या ये आपकी पत्नी है? असिस्टेंट में से एक ने इतना चकित महसूस किया कि वो खड़ी होकर देखने लगी। इतने साधारण कपड़े पहनने वाली महिला बिग बॉस की पत्नी? तो ये मिसेस बैनर्जी है। देखने वालों में से एक ने कहा, मैं बता सकती हूँ कि मिसेस बैनर्जी काफी अलग है। एक मालकिन, हाँ, एक ईर्ष्यालु महिला सबसे ज्यादा डरावनी होती है। सभी ने शालिनी को देखते हुए बोला, बिल्कुल, ये महिला इतनी आक्रामक थी कि मुझे लगा कि ये लगभग सच है। क्या घटिया महिला है। मिसेस बैनर्जी इतनी सुंदर है कि इनकी और उनकी जोड़ी एकदम सही है। ये सही है। हालांकि इस महिला के बगल में एक खड़ा आदमी कौन है? क्या ये उसके परिवार से है? मुझे लगता है कि वो है। क्या ये महिला उसकी प्रेमिका है? नहीं, ऐसी घटिया चॉइस। चर्चा जोर शोर से हुई।
विशाल का चेहरा उदास हो गया और वो शालिनी से दूर खड़ा हो गया। शालिनी इस बेइज्जती को भूल न सकी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि विशाल ने भी उसे इस वक्त अकेला छोड़ दिया था। शालिनी ने प्रांजलि की ओर गुस्से से देखा और कहा, ये बिल्कुल असंभव है। तुम जैसी औरत कैसे बैनर्जी परिवार में शादी कर सकती है? तुमने इसके लिए जरूर कुछ किया होगा। हाँ, ये होना ही चाहिए। प्रांजलि, तुम बिल्कुल बेशर्म हो। मधु जिम्मेदारियों से घिरी, संस्कारी, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी जिसकी दुनिया उसके घर वाले थे। पर जब उसकी मुलाकात करण से होती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हैरानी की बात है, बिना कहे मोहब्बत का एहसास दोनों को है। करण के अतीत की वजह से क्या दोनों एक हो पाएंगे? क्या होगा इनका प्यार मुकम्मल? क्या था मंजूर महादेव को इन दोनों के लिए? डियर लवली लिसनर्स, जल्दी से सच जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये रोमांटिक अनस्पोकन लव स्टोरी तेरे इश्क पर जा कुर्बान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। क्या हुआ है? हमने सुना है कि यहाँ कोई लड़ाई हुई है। वर्दी में कुछ लोग अंदर आ गए। प्रांजलि ने इधर उधर देखा और फिर कहा, हाँ ऑफिसर, कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बदनाम? इतने गर्म मौसम में वे सिर्फ इतने छोटे मामले के लिए यहाँ आए थे। हालांकि जब पुलिस अधिकारियों ने अबीर को देखा तो उनका रूप अचानक से बदल गया। बैनर्जी जी? पुलिस को देखकर शालिनी चकरा गई और घबराने लगी। प्रांजलि, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने सब सच बोला था। मैंने जो कुछ कहा वो सब सच था। तुम बेशर्म औरत हो। तुम्हारी पुलिस को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा ठीक है, फिर वही सब पुलिस को बताओ, प्रांजलि ने शांति से कहा। उसकी आंखें ठंडी थी और वो इतनी भयंकर लग रही थी कि हर कोई उसे देख रहा था। मेरे पास इन सब के लिए और समय नहीं है। तुमने पुलिस को फोन करने की हिम्मत कैसे की? मैं गुप्ता परिवार से हूँ। अबीर मेरा चचेरा भाई है, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त नहीं। तुम उसकी चचेरी बहन को पुलिस के पास कैसे भेज सकती हो? शालिनी ने अबीर को इस तरह देखा मानो वो उसकी तरफ बोलेगा। उसकी इच्छा ये थी कि अबीर किसी तरह प्रांजलि को रोक ले। आखिरकार प्रतिभा उसके साथ बड़ी हुई थी। सभी कहते थे कि वो और प्रतिभा एक परफेक्ट जोड़ी बनेंगे। ये एक साथ बहुत अच्छे लगते थे और एक साथ बड़े हुए थे। गुप्ता परिवार और बैनर्जी परिवार दोनों ने सोचा था कि अबीर प्रतिभा से जरूर शादी करेगा। अगर उनकी शादी नहीं भी हुई तो भी उन्हें रिश्तों का ध्यान रखना चाहिए, है ना? हालांकि शालिनी को पता चल गया था कि अबीर को कम आंकना सही था। वो लंबे और ग्लैमरस आदमी ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया। उसने फिर से कलाई घड़ी को देखा और प्रांजलि से बोला, 1 बज चुके हैं। शालिनी ने जो कुछ कहा उसके लिए अबीर ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। हताशा से भरी शालिनी ने कहना जारी रखा, अबीर, भले ही तुम मेरे लिए कुछ न कहो, तुम्हें गुप्ता परिवार का सम्मान तो करना चाहिए। आखिर मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। प्रांजलि को थोड़ा डर लगा। ये वही बात थी जो अबीर को दिल पर लग सकती थी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? अबीर ने देखा। उसकी तेज आंखें शालिनी को देख रही थी। शालिनी को उसका ये रूप देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके ऊपर बर्फ की बाल्टी डाल दी हो। क्या मिस्टर ठाकुर ने आपको तमाशा देखने के लिए काम पे रखा है? अबीर ने पुलिस को डांटा। उसकी आवाज इतनी कठोर थी कि उसने आसपास के लोगों को झंझोड़ के रख दिया था। पुलिस अधिकारियों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और शालिनी को गिरफ्तार कर लिया। इस अरेस्टेड महिला से आपका क्या संबंध है? एक अधिकारी ने विशाल को देखा और पूछा। कुछ नहीं। ऐसी बेअदब प्रेमिका के साथ विशाल की भी बहुत बेइज्जती हुई थी। जाहिर है शालिनी ने प्रांजलि से ज्यादा उसके पति अबीर को अपमानित और नाराज कर दिया था। विशाल अपने पूरे परिवार के सर जोखिम लेकर ऐसे बड़े आदमी से पंगा नहीं ले सकता था। वो बस इतना ही कर सकता था कि शालिनी जैसी मूर्ख महिला से दूर रहे। हालांकि शालिनी तुरंत चिल्लाई और रोते हुए बोली, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने जो भी कुछ बताया वो सब इसी ने मुझे बताया था।
उससे दूर रहना ये तो बिल्कुल असंभव लग रहा था। वे एक साथ बंधे थे और एक साथ नीचे जाएंगे। विशाल चिल्लाया और बोला, शालिनी झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है? विशाल तुम कायर हो। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। प्रांजलि ने कहा, तुम चाहती हो कि वो भी तुम्हारे साथ जाए। शालिनी अब तुम बहुत बुरी स्थिति में हो। विशाल चकित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रांजलि उसका बचाव करेगी। ये सुनकर उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। हालांकि इसी समय उसे अपने आकर्षण पर गर्व होने लगा था। प्रांजलि अब भी उसे पसंद करती है। आखिर वो उसका पहला प्यार था। धीरे से खुश होते हुए विशाल ने प्रांजलि को अलग तरह से देखा। पुलिस वाली ने नीचे कुछ लिखा और कहा, फिर भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन बयान देने आओ। विशाल ने सिर हिलाया। जब तक उसे इन सब का हिस्सा नहीं माना जाए तब तक ये अच्छा है। सबूत के रूप में कैमरे की रिकॉर्डिंग ले आओ। और क्या तुम गवाह बनने के लिए तैयार हो? प्रांजलि ने असिस्टेंट को देखा और पूछा, जो उससे बात कर रहा था। बिल्कुल, निश्चिंत रहे मिसेस बैनर्जी। यहां हर कोई आपका गवाह बन सकता है। ये महिला कहानियां बना रही थी और आपकी बदनामी कर रही थी। ये देखकर कि चीजें कैसे बदल गई, शालिनी ने रोते हुए कहा, प्रांजलि तुम मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कैसे करने की हिम्मत कर सकती हो? मेरी कजन तुम्हें जाने नहीं देगी। गुप्ता परिवार भी इसे नहीं जाने देगा। ओह, प्रांजलि ने शांति से कहा, फिर मैं इंतजार करूंगी और देखूंगी। शालिनी अब कोई नहीं थी। वो शालिनी को न केवल खुद का बदला लेने के लिए बल्कि प्रतिभा को मुंह पर तमाचा मारने के लिए पुलिस के पास भेज रही थी। शालिनी प्रतिभा की बेचारी बहन थी और प्रांजलि प्रतिभा को आधिकारिक रूप से चुनौती देने के लिए उसे इस तरह से उकसाना चाहती थी। चूंकि शालिनी ने अबीर को भी बहुत कुछ बोल दिया था, वो वैसे भी बर्बाद था। बहुत जल्द शालिनी को ले जाया गया। साथ ही भीड़ इधर उधर हो गई। अबीर और प्रांजलि शॉपिंग मॉल से बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। रुको प्रांजलि, ये विशाल की आवाज थी। प्रांजलि ने पीछे मुड़कर देखा कि विशाल तेज कदमों से उनकी ओर आ रहा है। उसका सुंदर चेहरा देखकर विशाल मुस्कुराया। प्रांजलि, इतना वक्त हो गया है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम शालिनी के साथ होंगे, प्रांजलि ने ताना मारते हुए कहा। विशाल ये सुनकर शर्मिंदा दिखा और बात काटने के लिए उसने कहा, अगले महीने 8 तारीख पर हमारे हाई स्कूल का रियूनियन है। तुम जरूर आना। मुझे पहले तुम्हारा पता नहीं मालूम था, पर अब मैं तुम्हें इनवाइट कर सकता हूं। हाई स्कूल का रियूनियन? प्रांजलि को याद आया कि अपने पिछले जीवन काल में वो उसी हाई स्कूल रियूनियन में गई थी। वो 5 स्टार होटल में था और उसे उसके एक अच्छे दोस्त ने आमंत्रित किया था। उसके जाने के बाद शालिनी ने उसे बार बार निशाना बनाया। क्योंकि प्रांजलि का स्वभाव गुस्सैल था, शालिनी और प्रतिभा ने उसे हर मौके पर उकसाया और अफवाह फैला दी कि प्रांजलि ने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी कराई है और उसने अपने शरीर को अपने डिप्लोमा के लिए बेच दिया। वो पूरी तरह से शर्मिंदा हो चुकी थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि प्रतिभा ने अपनी शर्मिंदगी दिखाने के लिए उसी होटल में अबीर को भी बुलाया था। हालांकि अबीर ने पूरे समय कुछ भी नहीं कहा था। उसने ऐसा किया था जैसे वो कुछ नहीं जानता था। वो ठंडा था, पूरी तरह से उदासीन था। किसी को नहीं पता था कि वो उसकी पत्नी है और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बदनामी हुई है। उस रियूनियन के बाद उस दिन की बेइज्जती ने पूरे जीवन के लिए उसका पीछा किया था। इसी कारण वो प्रतिभा से अत्यधिक नफरत करती थी। हालांकि उसने तब से अबीर से कभी नफरत नहीं की थी। वापस सोचने पर उसे याद आया कि यह आदमी कितना निर्दयी था, जिसने अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं बोला था। वो याद आते ही उसके मन में अबीर के लिए उठी सारी भावनाएं पूरी तरह से गायब हो गई। ये वो आदमी नहीं था जिसे वो संभाल सकती थी। उसके प्यार में गिरने के बजाय उसे जल्द से जल्द खुद को उससे आजाद करना चाहिए। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रियूनियन का होस्ट विशाल उसे खुद आने के लिए इनवाइट करेगा। उसे कोई गहरी सोच में डूबा देखकर विशाल को नहीं पता था कि वो क्या सोच रही थी और तभी उसने ध्यान से पूछा, प्रांजलि? प्रांजलि ने ऊपर देखा, मुस्कुराई और बोली,
ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगी। विशाल ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। तभी उसकी नजर प्रांजलि के बगल खड़े लंबे आदमी पे पड़ी। प्रांजलि कुछ भी नहीं थी, लेकिन उसके बगल में खड़ा आदमी कोई था जिससे विशाल मिलना चाहता था। यदि बैनर्जी जी के पास समय है तो कृपया आप भी हमारे रियूनियन में आए। विशाल ये कहते हुए घबरा गया, क्योंकि अबीर इतना रहस्यमयी था, इसलिए विशाल को डर था कि वो कहीं मना ना कर दे। अबीर ने सिर हिलाया। विशाल को राहत मिली। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जब तक वो उसे ठुकरा नहीं देते तब तक आशा थी। विशाल निश्चित रूप से अबीर से जुड़ना चाहता था। वापस कार में अबीर ने एक सिगरेट निकाली और धीरे धीरे स्मोक करना शुरू कर दिया। सफेद धुएं के गुब्बार ने अबीर के चेहरे को घेर लिया, जिससे उसका चेहरा और भी रहस्यमय हो गया। उसकी हरकतें इतनी खूबसूरत थी कि मानो वो किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। प्रांजलि को अच्छी तरह से पता था कि वो कुछ सोच रहा था। अबीर आमतौर पर स्मोक नहीं करता था, हालांकि जब भी उसके पास कुछ सोचने को होता था और वो पता नहीं लगा पाता था तो वो सिगरेट जलाकर सोचता था। हालांकि उसके दिमाग में क्या था? प्रांजलि को लगा कि शायद उसका सोचना कुछ उसके साथ जुड़ा था। हालांकि उसे अचानक ऐसा लगा कि वो खुद को बहुत महत्व दे रही है। उसने अपने होंठ से कुछ बड़बड़ाया और देखा कि अबीर उसकी ओर ही देख रहा था। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। प्रांजलि को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? अबीर ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट पकड़ ली और प्रांजलि के करीब आया। प्रांजलि और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसकी आंखें उसके चेहरे पे टिकी थी। अबीर कुछ नहीं बोला, हालांकि उसने धीरे धीरे उसके होंठों को देखा। उसके दिमाग में ऐसा लगा जैसे कोई बम गिरा हो। वो कुछ महसूस कर रही थी। फिर वो अचानक शर्मा गई। वो उस बात को सोचने से खुद को नहीं रोक पाई थी कि जब एक आदमी एक औरत के होंठों को देखता है तो केवल एक बात होती है, वो उसे चूमना चाहता है। कुछ न सोच पाने के कारण प्रांजलि शर्मा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मधु जिम्मेदारियों से घिरी संस्कारी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जिसकी दुनिया उसके घर वाले थे। पर जब उसकी मुलाकात करण से होती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हैरानी की बात है, बिना कहे मोहब्बत का एहसास दोनों को है। करण के अतीत की वजह से क्या दोनों एक हो पाएंगे? क्या होगा इनका प्यार मुकम्मल? क्या था मंजूर महादेव को इन दोनों के लिए? डियर लवली लिसनर्स, जल्दी से सच जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये रोमांटिक अनस्पोकन लव स्टोरी तेरे इश्क पर जा कुर्बान, ओनली ऑन पॉकेट FM। क्यों? जैसे ही उसके कानों के बगल में गहरी आवाज आई, प्रांजलि को लगा कि वो उससे कुछ बोल रहा है, लेकिन वो क्या पूछ रहा था? प्रांजलि ने नजरें ऊपर की और अबीर का सुंदर चेहरा देखा। तुम मुस्कुराई नहीं? ओह, तो उसे मुस्कुराना चाहिए था। प्रांजलि को कुछ समझ नहीं आया। इससे पहले कि वो इसे समझती, अबीर उठ बैठा। उसकी आंखें सिगरेट पर गड़ी हुई थी। सिगरेट फूंकते हुए अबीर ने एक और कश लगाया, जिससे वो और भी रहस्यमय लग रहा था। प्रांजलि को और भी उलझन महसूस हुई। ये आदमी, इसे समझना हमेशा इतना कठिन क्यों होता है? अचानक प्रांजलि ने अपने पिछले जीवन के बारे में सोचा। जब उसने नई नई शादी की थी तो उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे अच्छी किस्मत वाली महिला है। जालंधर की सभी महिलाएं इस आदमी के साथ रहने का ख्वाब देखती थी, जबकि वो अकेली थी जो उसके पास जा सकती थी और उसकी पत्नी बनी थी। उसकी सोचने के कारण जब भी वो उसके पास जाती थी, वो खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती थी। हालांकि ये इस जीवन में उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसने मुस्कुराना बंद कर दिया था।
प्रांजलि को अचानक एहसास हुआ कि उसने इस जीवन में खुद पर मुखौटा लगाने की कोशिश नहीं की थी। अपने पिछले जीवन काल में उसे एक लापरवाह और बेवकूफ लड़की से एक समझदार महिला में बदलने के लिए 5 साल लग गए थे। वो एक दर्द भरी कहानी थी। हालांकि ये बदलाव इस जीवन में रातों रात हुआ था। वो थोड़ा अजीब था। जब प्रांजलि सोच रही थी कि वो अबीर को ये कैसे समझाए, तब तक वो दोनों जैन परिवार पहुंच चुके थे। जैन परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मानसी सोफे पर बैठी थी और वो भूखी थी। उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा और कहा, पापा, बेवकूफ प्रांजलि नहीं आएगी। यदि वो आना चाहती तो पहले ही आ चुकी होती। मैं शर्त लगा सकती हूं कि वो ये बात बताने की देर नहीं करेगी कि वो अब अबीर की पत्नी है। चलो खाना खाते हैं। रमेश ने समय देखा। 1:30 बज रहा था। दोपहर के भोजन का समय निकल चुका था। रमेश ने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, उन्हें पूछने के लिए बुलाओ। मिसेस जैन ने सर हिलाया और जब वो प्रांजलि का नंबर डायल करने ही वाली थी भी दरवाजे की घंटी बजी। मानसी ने दरवाजा खोलने में देर न लगाई और खोलती ही उसने एक लंबे आदमी को देखा। उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर बैनर्जी, तो आप अब आए हैं। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस आदमी को देखा था। हालांकि हर बार जब वो उसे देखती तो वो चकित रह जाती थी। वो आदमी आसमान में चांद की तरह था, ठंडा और शांत। शहर की सभी महिलाएं उससे मोहब्बत करती थी। हालांकि जैसे ही प्रांजलि अबीर के साथ सामने आई, मानसी की मुस्कुराहट पर पानी फिर गया, क्योंकि वो प्रांजलि से जलती थी। हालांकि जितना वो प्रांजलि को नापसंद करती थी, उतना ही वो जानती थी कि उसे क्या करना है। इसीलिए उसने उन्हें अंदर आने को कहा। चाचा चाची, प्रांजलि ने मीठे से मुस्कुराते हुए पुकारा। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो अबीर की परफेक्ट मैच लग रही थी। मानसी को ऐसा लगा मानो उसका दिल किसी ने जकड़ लिया था। उसे इतनी जलन हुई कि वो पागल होने वाली थी। दरअसल जब प्रांजलि ने एक अच्छा पति पाया तो वो अलग दिखने लगी थी। हालांकि मानसी जैन परिवार की ही बेटी थी, इसलिए वो एक तरह से गलत था कि प्रांजलि जैसी नाजायज बेटी की शादी अबीर से की गई थी। प्रांजलि को अनदेखा करते हुए रमेश जी उठ खड़े हुए और एक बड़ी मुस्कान के साथ अबीर के पास चले गए। अबीर, तुम यहां आओ और बैठो। क्या तुमने खाया? अभी नहीं। ये अच्छा है, हम आज वैसे भी देर से खा रहे हैं। आओ और हमारे साथ खाने बैठ जाओ। रमेश मुस्कुरा रहे थे। वे अबीर को खुश करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। अबीर कभी ज्यादा बात नहीं करता था और उसने बस हाँ में जवाब दिया। हालांकि रमेश जी को कुछ अटपटा सा लगा। वे हल्के से मुस्कुरा दिए। मानसी एक ट्रे ले आई और शर्माते हुए मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर बैनर्जी, कॉफी। मिसेस जैन ने भी कहा, ये जानकर कि आप कॉफी पीना पसंद करते हैं, मानसी कॉफी कैसे बनाते हैं ये सीखने गई थी। उसे जरूर बताएं कि क्या उसने काम अच्छा किया है। मानसी उम्मीद से उन्हें देखने लगी। वो पूरी आशा से भरी थी। रमेश जी और उनकी पत्नी भी अबीर को देखने लगे। हालांकि अबीर ने प्रांजलि की तरफ देखा और पूछा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ और बैठो। जैसे ही अबीर ने यह कहा, जैन परिवार को तब ध्यान आया कि किसी ने भी प्रांजलि पर कोई ध्यान नहीं दिया था। सबको अजीब लग रहा था। रमेश जी खांसते हुए बोले, प्रांजलि, तुम अपने ही परिवार में मेहमान की तरह क्यों व्यवहार कर रही हो? अब तुम मिसेस बैनर्जी बन चुकी हो। एक बच्चे की तरह करना बंद करो और यहां आके बैठो, मिसेस जैन ने कहा। प्रांजलि को इस मौके की उम्मीद थी। वो हमेशा जैन परिवार के लिए कुछ भी नहीं थी। अबीर जैन परिवार में हमेशा एक सम्मानित मेहमान था। अबीर के बिना कुछ भी नहीं थी। वो धीरे से गई और जानबूझकर अबीर से कम 3 फीट दूर एक कुर्सी पर बैठ गई।
मानसी को जानते हुए उसने ऐसा जानबूझकर किया। वो इस मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी। कपल के बीच की खाली जगह को देखकर मानसी की आंखें चमक उठी। कॉफी कप को टेबल पर रखते हुए मानसी अबीर के पास गई और बोली, मिस्टर बैनर्जी, प्लीज मेरे हाथों से बनाई गई कॉफी को ट्राई करें। मैं कुछ समय से सीख रही हूं। मुझे बताएं कि क्या मैंने कॉफी अच्छी बनाई है। जैसे कि उसने ये कहा, मानसी कपल के बीच में बैठ गई। अबीर ने जैसे ही कॉफी अपने लबों पे लगाई, उसे ऐसा लगा मानो ये कोई वायरस हो। वो उसी पल उठ खड़ा हुआ। अबीर के इस तरह अचानक से उठने से रमेश जी चौंक गए। टॉयलेट? मैं आपको रास्ता बता देती हूं, मानसी ने तुरंत खड़े होते हुए कहा। हालांकि रमेश जी ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा, यह गलत है। मानसी अचानक रुक गई। रमेश जी ने प्रांजलि की तरफ देखा और कहा, तुम इनके साथ जाओ। प्रांजलि उठी नहीं और उसने अबीर को रास्ता समझा दिया। सीधे जाओ और आगे से दाएं मुड़ जाना। अबीर जल्द ही उसके बताए रास्ते पे चला गया। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के जाने के बाद जैन परिवार खुद को रोक नहीं पाए। बैनर्जी परिवार में कैसा चल रहा है? मिसेस बैनर्जी का आज जन्मदिन है ना? क्या तुमने उन्हें वही गिफ्ट दिया जो मैंने उनके लिए तैयार किया था? मिसेस जैन ने पूछा। प्रांजलि ने हां में सिर हिला दिया। हालांकि मैंने सुना है कि वो महिलाओं को उतना पसंद नहीं करता। क्या ये सच है? नहीं, प्रांजलि ने उन्हें कोई उम्मीद नहीं दी। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। ये सुनकर मिसेस जैन थोड़ी चिंतित हो गई। उन्होंने तुम्हें छुआ तक नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कर सकती हो। मैं क्या कर सकती हूं? उनका रेप कर लूं? मिसेस नीमा ने थोड़ा असहज होकर कहा। वैसे भी तुम हमारे परिवार की इज्जत नहीं खो सकती। तुमने क्या सोचा कि देव बैनर्जी ने अपने पोती की शादी तुमसे यूं ही कर दी? वो शादी इसलिए हुई क्योंकि जब तुम्हारी माँ जब छोटी थी तो उन्होंने देव बैनर्जी की जान बचाई थी, वरना ऐसा नहीं होता। अंत में हम ही थे जो तुम्हें उस बस्ती जैसी जगह से लेकर यहाँ आए थे। अब तुम अमीर हो गई हो, लेकिन हमारा ये एहसान मत भूलना। कम से कम तुम्हें बैनर्जी परिवार से एक रिश्तेदार को ढूंढना होगा अपनी बहन के लिए। मैंने सुना है कि अबीर का छोटा भाई भी है जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। मेरे लिए उनका शेड्यूल पता कर दो। यहाँ तक शेड्यूल के अलावा दूसरी भी कई जानकारियां हमें पता करके बताओ। अपने उस रिश्तेदार को समय समय पर बैनर्जी परिवार में इनवाइट करती रहो ताकि ये दोनों एक दूसरे से मिले। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, कि तुमने मुझे सुना? मिसेस जैन के कहने के बाद प्रांजलि ने शांति से सिर हिलाया। मानसी प्रांजलि पर बुरी तरह चीख चुकी थी। उसने कहा, अगर मेरे पिताजी ने देव बैनर्जी को बता दिया होता कि आंटी की बेटी मैं हूं, अगर ऐसा होता तो मैं कभी भी अपने परिवार को शर्मिंदा नहीं करती। ऐसा लगता है कि तुम अबीर से शादी करने के लिए बड़ी उत्सुक थी। कैसा रहेगा अगर मैं उनसे तलाक ले लूं? फिर तो तुम उनसे शादी कर सकती हो, प्रांजलि ने कहा। और फिर तुम एक नकली डीएनए रिपोर्ट भी बना लेना जिसमें तुम उनको बता सको कि तुम सुषमा की बेटी हो और मैं तो बस एक अनाथ हूं। क्या ये सही रहेगा? मानसी की आंखें इस मजाक से चमक उठी। यहां तक कि मिसेस जैन भी खुश लग रही थी, ये देखते हुए कि प्रांजलि अब कोई मदद नहीं कर सकती। वे लोग चुप बैठे थे। इस तरह वे लोग उसके पिछले जीवन में बर्ताव कर चुके थे और अब वो इनके साथ ऐसा कर रही थी। नकली डीएनए बनवाना था और बैनर्जी परिवार को ये बताना था कि प्रांजलि एक अनाथ थी और मानसी असलियत में सुषमा की बेटी थी। जैन दंपति ने केवल अपनी बहन की बेटी मानसी को गोद लिया था क्योंकि उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। उनका एकमात्र लक्ष्य बस मानसी को अबीर की पत्नी बनाना था। उस समय इन सब चीजों से भारी उथल पुथल मच गई थी। हर कोई जानता था कि अबीर की पत्नी के परिवार का कोई ठिकाना नहीं था और ना कोई पता। हालांकि देव बैनर्जी उनके परिवार को शर्मिंदा नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने प्रांजलि के लिए एक नकली पहचान बनवाई थी और वो इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे कि ये कपल तलाक ले। जैन परिवार का एजेंडा फ्लॉप हो गया था
और बनर्जी परिवार से बदला लेने के कारण वे जल्दी ही दिवालिया हो गए थे। प्रांजलि ने सब कुछ बड़ी ही व्यंग्यकारात्मक ढंग से कहा था। हालांकि परिवार वाले अच्छे से उसके विचारों को समझ रहे थे कि वो क्या कह रही थी। तुम उसे तलाक देने वाली हो? मानसी ने अपनी खुशी को छुपाते हुए कहा। पर ये कैसे हो सकता है? तुम तो हमेशा अपनी शादी के बारे में डींगे मारती थी। मैंने कब डींगे मारी? प्रांजलि ने पलट कर कहा। मानसी चुप थी। असलियत में प्रांजलि ने डींगे नहीं मारी थी, लेकिन उसकी चुप्पी से सभी को ईर्ष्या होने लगी थी। मैं उसके साथ एक लंबा समय नहीं बिताऊंगी। तलाक जल्द या बाद में तो होगा ही। प्रांजलि ने ऐसा कहा जैसे कि ये मामला अब काफी बढ़ चुका था। प्रांजलि की बातें सुनकर रमेश जी बहुत चक्के रह गए। वो सोचने लग गए कि आखिर इसका क्या मतलब है। प्रांजलि के पास बैठी मिसेस जैन अचानक अपना रूप बदलकर बोलने लगी। ये तुम कैसी बात कर रही हो? तुम शादीशुदा हो और तलाक के बारे में बात करना दुर्भाग्य लाने जैसा है। क्या ये वो नहीं है जो आप करना चाहती हैं? प्रांजलि ने मिसेस जैन की ओर देखा, कुछ अनुमान लगाया, दिखावा किया कि उसने नोटिस नहीं किया और मुस्कुरा दी। मैं अबीर को तलाक दे सकती हूँ, फिर आप मानसी की शादी उससे कर देना और ये दावा कर देना कि वो मेरी माँ की बेटी है। फिर आप लोग बनर्जी परिवार के रहस्य का पता कर लेना और इसका इस्तेमाल करके बनर्जी परिवार की संपत्ति पर कब्जा कर लेना। सही प्लान है ना? रमेश जी ने जितना भी सुना उन्हें ये प्लान उतना ही पसंद आने लगा। हालांकि उन्होंने ये भी महसूस किया कि कुछ गलत था। सिर घुमाकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनकी ओर देख रही है और कुछ इशारा कर रही है। कुछ महसूस करते हुए रमेश जी ने देखा और अचानक मेज पर हाथ मारा और बोले, तुम किस बारे में बात कर रही हो? ये कैसे संभव है? जैसे ही उन्होंने ये जोर से कहा, रमेश जी अचानक पीले हो गए। उनकी नजरें प्रांजलि के पीछे खड़े व्यक्ति पर पड़ी। प्रांजलि पीछे मुड़ी और चौंक जाने का नाटक किया। उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, जैसे कि वो रंगे हाथों पकड़ी गई हो। हालांकि वो जानती थी कि अबीर कुछ समय पहले से ही उसके पीछे खड़ा था और उसने ये सब बातें जानबूझकर कही थी। क्या वो इसे वैसे भी करने का प्लान नहीं बना रहे थे? वो गड़े मुर्दे उखाड़ने लगी थी। आखिरकार प्रांजलि ने जैन परिवार के गौरव को बचाया था। अपने पिछले जीवन में वे दिवालिया हो गए थे और अंत में बेघर हो गए थे। तब प्रांजलि ने ही उन्हें सहारा दिया था। हालांकि जैन परिवार को इस बारे में अभी कुछ नहीं पता था। वो इस वक्त प्रांजलि से सिर्फ नफरत करते थे। रमेश जी मन ही मन शिकायत कर रहे थे। जैसे ही वे समझाने वाले थे कि मामला क्या है, वैसे ही नौकर आ गया और कहा, सर, मैडम, खाना परोसने के लिए तैयार है। ये सुनकर रमेश जी ने जल्दी से कहा, चलो चलते हैं और दोपहर का भोजन करते हैं। दोपहर का भोजन? उसने सोचा कि क्या कोई खाना खा सकता है? प्रांजलि अचानक चकित हो गई। उसके चाचा इतने झूठे और पाखंडी थे। अबीर ने देखा कि प्रांजलि कितनी खुश थी और अचानक उसे कुछ समझ आया। बिना कुछ कहे ही वो डाइनिंग टेबल की ओर चला गया। लंच के दौरान प्रांजलि और अबीर को छोड़कर हर कोई कांप रहा था। एक अच्छा मेजबान बनने की कोशिश करते हुए रमेश जी बेहद घबराहट महसूस कर रहे थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि अबीर ने कितनी बातचीत सुनी थी। अगर उसने केवल प्रांजलि की बातें सुनी होती तो ठीक था। रमेश जी तर्क दे सकते हैं कि वो केवल प्रांजलि की सोच थी और वो ऐसा चाहती थी। हालांकि अगर उसने पूरे परिवार को कहते हुए सुना तो ये बस अबीर के हाथ में है कि क्या करना है। चिंतित महसूस करते हुए रमेश जी को दोपहर का भोजन एक शताब्दी जितना लंबा लगा। आधे घंटे से अधिक समय के बाद अबीर ने आखिरकार अपना चम्मच रख दिया। राहत महसूस करते हुए रमेश जी ने भी अपनी चम्मच नीचे रख दी। अब वे उन्हें अलविदा कहने को तैयार थे। हालांकि कोई था जो साथ नहीं दे रहा था। उसका चम्मच पकड़कर धीरे धीरे कहती हुई प्रांजलि इन सब से बिल्कुल लापरवाह थी, मानो वो माहौल में फिट नहीं बैठ रही थी। अपनी भतीजी को मन में डांटते हुए रमेश जी ने सोचा कि क्या उसे कुछ पता है कि उसने क्या किया है।
हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि प्रांजलि थी कि उन्हें तकलीफ हो। मानसी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और बोल उठी, क्या तुमने खा लिया है या नहीं? मिस्टर बैनर्जी तो पहले ही खाना खा चुके हैं, तुम बस टाल रही हो। प्रांजलि ने उसे घूरते हुए देखा। उदास और फुसफुसाते हुए वो बोली, लेकिन मैंने अभी तक पेट भर के नहीं खाया है। प्रांजलि एक भूखे बच्चे की तरह शक्ल बनाने लगी और बात करने लगी थी, ऐसा बच्चा जिसने लंबे समय से खाना नहीं खाया हो। ना ना, मिसेस जैन ने अपनी बेटी को रोका। मानसी को यकीन नहीं हुआ। हालांकि जब उसने अबीर को देखा तो उसने अपने शब्दों को वापस निगल लिया। खाना खत्म करने में प्रांजलि ने 15 मिनट से ज्यादा समय लगाया। सबके खाना खाने के बाद उन्होंने कुछ और बातें की, पर पूरे समय जैन परिवार बहुत घबराया हुआ था। हालांकि प्रांजलि घर जाने के बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। आखिर में अबीर ही वो था जिसने घर जाने का प्रस्ताव रखा। जैन परिवार के लिए ये एक बड़ी राहत थी। उन्होंने उन दोनों को रहने के लिए आमंत्रित करने का नाटक किया, फिर खुद ही उन्हें भेज दिया। जब वो जा रही थी तो प्रांजलि ने देखा कि उसके परिवार उसे जानलेवा नजर से देख रहे थे। हालांकि वो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। जब वो दरवाजे पे थी, प्रांजलि अचानक रुक गई और बोली, अबीर? अबीर ने एक भौं उठाई और उसकी ओर देखा। मेरे पास कुछ और भी काम है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। आप अकेले वापस जा सकते हैं और मैं टैक्सी से आ जाऊंगी। अबीर ने सिर हिलाया और चला गया। अबीर को जाते जाते गायब होते देख प्रांजलि फिर जैन परिवार के पास वाले एकमात्र फार्मेसी की ओर चल दी। फार्मेसी से प्रांजलि ने एक प्लान बी पिल खरीदा, उसे लिया और फिर वापस आ गई। प्रांजलि ने जिस पेपर कप का इस्तेमाल किया था उसे फेंकने के बाद स्टोर मैनेजर ने अचानक उसके सामने कई 100 रुपए के नोट देखे। वो आश्चर्यचकित था और फिर उसने एक सुंदर आदमी का चेहरा देखा। वो लड़की कौन सी गोली लेके गई? दुकानदार चकित था। उसने पैसे पे एक झलक डाली और उसे फिर सब तुरंत समझ आ गया। अबीर ने उस बक्से को देखा जो अभी तक फेंका नहीं गया था। डिब्बे पे लिखे शब्द देखकर अबीर की आंखें और भी गहरी हो गई। उसने अपने चारों ओर देखा और वो घूमकर चले गया। उसने जाते जाते एक शब्द भी नहीं बोला। थोड़ा चकित होकर स्टोर मैनेजर ने चुपचाप पैसे उठा लिए। उसने अबीर को कुछ नहीं कहा। जब प्रांजलि घर पर लौटी तो अबीर घर पर नहीं था। वो जैसे ही कमरे में आई तो उसने मिसेस शुक्ला और मिसेस बैनर्जी को एक साथ लूडो खेलते हुए देखा। मैं जीत गई। मिसेस बैनर्जी का लक अच्छा था और वो बड़ी खुशी से हंस और बता रही थी, मैं नहीं खेल रही, अनीता हमेशा जीत जाती है, मैं आज बहुत बड़ा खेल हार गई। मिसेस शुक्ला खुश नहीं दिख रही थी। अनीता मिसेस बैनर्जी का नाम था। मिसेस शुक्ला की शिकायत सुनकर अनीता और भी मुस्कुराई और बोली, चलो चलो खेल जारी रखते हैं। मैं जब तक नहीं खेलूंगी जब तक तुम अपना साथी नहीं बदल लेती। देखो तुम्हारी बहू आ गई है। ध्यान अचानक प्रांजलि पर आ गया। प्रांजलि ने रुककर कहा, माँ, शुक्ला आंटी, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। आओ और अपनी सास की जगह खेलो। मैं सच में नहीं जानती कि कैसे खेलना है। प्रांजलि ने मना कर दिया। उसकी बातें सुनकर मिसेस शुक्ला और भी खुश हो गई। ये तो और भी अच्छा है, अपनी सास को तुम्हें सिखाने दो। आओ और बैठो। अनीता, उसे खेलने दो। बहुत खेलने के बाद अनीता को बड़ा बनना पड़ा। उसने उठकर कहा, आओ और मेरी जगह खेलो। प्रांजलि को बैठना पड़ा, जबकि अनीता उसके पीछे बैठी और उसका खेल देखती रही। जब प्रांजलि ने कहा कि वो नहीं जानती कि उसे कैसे खेलना है तो उसका मतलब उसे सच में नहीं मालूम था। अपने पिछले जीवन काल में हालांकि उसकी शादी अबीर से 5 साल के लिए हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने कभी भी उसे पसंद नहीं किया था। यही वजह थी कि उसे लूडो खेलने के लिए कभी भी उनके साथ नहीं कहा गया। ये पहली बार था जब उसे किसी खेल में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया था। कई राउंड के बाद प्रांजलि बहुत बार हार चुकी थी। अनीता अभी और नहीं देख सकती थी। उन्होंने कहा कि वो थक गई थी और वो अपने कमरे में लौट आई। उन्होंने प्रतिभा से प्रांजलि को सिखाने के लिए कहा। प्रतिभा ने अनीता की जगह ली और प्रांजलि को निर्देश देना शुरू कर दिया, जो प्रांजलि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और फिर प्रतिभा के मार्गदर्शन में प्रांजलि जितनी बार अनीता जीती उससे ज्यादा बार हार गई।
थोड़ा बेकार महसूस करते हुए प्रांजलि ने सट्टे के लिए अपने पैसों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिसेस शुक्ला बेहद खुश थी, लेकिन उन्हें अचानक पेट में दर्द होने लगा। आउच, मेरा पेट दर्द कर रहा है। प्रतिभा, यहाँ आओ और मेरे लिए खेलो, मैं टॉयलेट जाके आती हूँ। प्रतिभा के बैठने के बाद वो सलंग 2 बार जीत गई। हे भगवान, प्रतिभा की किस्मत भी बहुत अच्छी है और उसने प्रांजलि का सारा पैसा जीत लिया। प्रांजलि, तुम तो बहुत हार चुकी होंगी। मैंने तुम्हें खुद के पैसे निकालते हुए देखा है। शर्मिंदा महसूस करते हुए प्रांजलि सोच रही थी कि क्या उसे हार मान लेना चाहिए जब उसने ये प्रतिभा को कहते हुए सुना। ये समस्या बिल्कुल नहीं है। बैनर्जी परिवार इतना कैपेबल है कि वे इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। क्या ये सही नहीं है प्रांजलि? प्रतिभा के ये कठोर शब्दों ने प्रांजलि को मौके पे हार मानने से रोक दिया। अब वो बैनर्जी परिवार की सदस्य थी और परिवार के चेहरे का प्रतिनिधित्व कर रही थी। बैनर्जी परिवार पैसे खो सकता है, लेकिन हार का सामना नहीं कर सकता। अगर उसने कहा कि वो इस पल हार मान लेगी तो इसका मतलब होगा कि बैनर्जी परिवार ने हार मान ली। अजीब लगते ही प्रांजलि को कहना पड़ा, ठीक है, मैं खेलूंगी। ये तो बढ़िया बात है। ये सुनकर मौजूद दूसरी महिला बहुत खुश हुई। तो चलिए खेल जारी रखते। इतने पैसे खोने के बाद प्रांजलि को खेल के बेसिक नियमों का पता लग चुका था। हालांकि एक और गेम शुरू होने के बाद वो अभी भी थोड़ी उलझन में थी। जब प्रांजलि झिझक रही थी कि कैसे खेले, तो उसे अचानक अपने पीछे से एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम तो जीत गई। प्रांजलि घबरा गई। उसकी गोटियों को नीचे देखकर समझ नहीं आया कि वो कैसे जीत गई थी। इस समय एक हाथ उसके पीछे से उसकी गोटियों के लिए पहुंच गया। जब हाथ उसके पास आया तो प्रांजलि को अचानक पुरुष हार्मोन की एक लहर महसूस हुई। जैसे वो हाथ उसको छूते हुए गए, उसने उनका तापमान महसूस किया। वो अपने बालों के बगल में उसकी सांस महसूस कर सकती थी। मधु जिम्मेदारियों से घिरी संस्कारी मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी, जिसकी दुनिया उसके घर वाले थे। पर जब उसकी मुलाकात करण से होती है तो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हैरानी की बात है, बिना कहे मोहब्बत का एहसास दोनों को है। करण के अतीत की वजह से क्या दोनों एक हो पाएंगे? क्या होगा इनका प्यार मुकम्मल? क्या था मंजूर महादेव को इन दोनों के लिए? डियर लवली लिसनर्स, जल्दी से सच जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये रोमांटिक अनस्पोकन लव स्टोरी तेरे इश्क पर जा कुर्बान, ओनली ऑन पॉकेट FM। अपनी सांस रोककर प्रांजलि धीरे से शर्मा गई। उसकी लंबी उंगलियों ने जल्दी से सामने रखी गोटियों को जमा दिया और कहा, अब देखो। अपना हाथ दिखाते हुए प्रांजलि को लगा कि हर कोई उसे देख रहा है। मिसेस शुक्ला ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं तो यही सोच रही थी कि प्रांजलि की इतनी बुरी किस्मत कैसे हो सकती है। अब समझ में आया कि वो इस इंतजार में थी। जब पति आता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो उसके पति के आते ही तुरंत जीत जाती है। एक अन्य महिला ने टिप्पणी की, पति, ये शब्द उसके लिए दोनों अच्छे और बुरे थे, जिससे उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए खो गया। हालांकि उसने तुरंत महसूस किया कि क्या हुआ था। क्या मैं जीत गई हूं? अबीर ने सिर हिलाया और प्रांजलि का खुशी भरा चेहरा देखा। प्रतिभा की अपार सुंदरता से अलग प्रांजलि में एक ऐसा आकर्षण था जो उसके रूप को और कोमल बनाता था। उसकी त्वचा इतनी गोरी थी कि वो सबसे अच्छी डॉल दिखती थी। उसकी आंखें ऐसी थी मानो उसमें 1000 सितारे हैं। काली और चमकदार आंखें। वो बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी। अबीर और प्रांजलि को ऐसे देखकर प्रतिभा को इतनी जलन हुई कि वो पागल होने लगी थी। अबीर, तुम आ गए? प्रतिभा मुस्कुरा दी, जैसे कि उसने उसे नहीं सुना था। अबीर ने झुककर एक गोटी उठा ली और प्रांजलि से फुसफुसाया, ये सबसे काम की गोटी है। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। प्रांजलि और भी हैरान थी। क्या ये सच है? हालांकि उसे जल्द ही पैसे की याद आ गई जो उसने
खो दिए थे, लेकिन मैंने सभी पैसे खो दिए हैं। कितने? प्रांजलि ने थोड़ा शर्माकर फुसफुसाया। 100,000 से कम। उसकी सास ने शायद 70 से 80,000 रुपए जीते थे, और जो पैसा उसने अपनी पर्स से लिया था वो वास्तव में उससे कहीं अधिक था। अबीर ने बस कहा, तो चलो इसे वापस जीतो। जब से उसने ये कहा उसका मतलब था कि बस जीतना है। जब एक और दौर शुरू हुआ तो प्रांजलि ने पाया कि उसकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि वो बुरा हुनर रखती है। अबीर के हाथों को अपने सामने गोटियां जमा करते देख वो उसे देखती रह गई। वो अपने कान के बगल में उसकी सांस को महसूस कर सकती थी। इतनी करीब, इतनी गर्म। प्रांजलि ने इतनी कड़ी मेहनत की कि उसके कानों की नोक भी लाल हो गई। उसकी सांस धीमी होती महसूस करते हुए वो खुद से नफरत करने लगी। प्रांजलि, तुम मान गई थी कि तुम फिर से उसके लिए ऐसा महसूस नहीं करोगी। खुद को अपने पैरों पे मारते हुए प्रांजलि तुरंत शांत हो गई। हालांकि अबीर ने उसे ऐसा करते देख लिया था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिससे वो बताना मुश्किल हो गया कि वो क्या सोच रहा है। जैसे ही अबीर ने गोटियों को जमाया, प्रांजलि ने पाया कि उसका हुनर अच्छा था। प्रतिभा ने एक गोटी नीचे रखी और वो अबीर को देखने लगी। प्रतिभा ने उसके बारे में जो कुछ जाना था उसके आधार पर वो समझ गई थी कि अबीर इस समय खेल के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन कुछ और ही। हालांकि उसके दिमाग में क्या था, अनुमान लगाने की कोशिश करते हुए प्रतिभा ने पाया कि उसके पास उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। ये मिसेस शुक्ला की बारी थी। हालांकि जैसे ही मिसेस शुक्ला अपनी गोटी उठाने वाली थी, प्रांजलि ने धीमी आवाज में कहा, 1 सेकंड रुकिए। मिसेस बैनर्जी अचानक रुक गई और उसकी ओर देखा। प्रांजलि ने अपना हाथ दिखाया और कहा, मुझे लगता है कि मैं जीत गई हूं और ये प्रतिभा का पैसा था जो उसने जीता था। अरे वाह, तुम तो इतनी जल्दी सीख गई, बहुत बढ़िया। दूसरी ओर प्रतिभा दुखी हो गई। एक अन्य महिला ने एक गोटी चली थी, लेकिन प्रांजलि ने उसे हराने की सोची। बिना इच्छा से पैसे लगाने के बाद प्रतिभा ने देखा कि प्रांजलि अगले कुछ राउंड में जीतने जा रही थी, और सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि प्रांजलि ने हर बार बस प्रतिभा को विशेष रूप से हराने के लिए चुना था। मैं नहीं खेल रही। पति के यहाँ रहने पर प्रांजलि जीती है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, महिला ने कहा। ये सही है, मैं नहीं खेल रही। मैं अनीता के साथ गपशप कर लूंगी, उस महिला ने कहा। जैसे ही खेल खत्म हुआ, प्रांजलि ने पाया कि उसने खोए हुए पैसों को वापस जीत लिया है। राहत महसूस करते हुए वो खुश थी कि उसने बहुत ज्यादा पैसे नहीं खोए। पलटकर उसने अचानक अबीर की आंखें देखी। प्रांजलि ने अबीर सी आंखें कभी नहीं देखी थी, सबसे काली स्याही की तरह काली, लेकिन फिर भी इतनी चमकदार। काफी देर हो चुकी थी। वो इंडोर लाइटिंग के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था। चाहे कितनी ही बार उसने उसे देखा था, वो शायद ही उसके चेहरे से नजर हटा सकती थी। हालांकि अचानक उसने अबीर के आखिरी शब्दों के बारे में सोचा जो उसने उसके पिछले जीवन में उसे कहे थे, प्रांजलि और कुत्तों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। उसने अचानक नीचे देखा और जल्दी से कहा, मैं माँ को पैसे देकर आती हूँ। उसके ये कहने के बाद वो चली गई। उसे जाते देख अबीर ने फिर से अपनी आंखें सिकोड़ ली। मिसेस बैनर्जी कभी भी अपने जन्मदिन पर कुछ बड़ा करना पसंद नहीं करती थी। वो बस कुछ एक दोस्तों को बुलाती थी। लूडो खेलने और चैट करने के साथ ही दोस्तों के साथ दिन बीत गया। मिसेस बैनर्जी के साथ मेहमानों को विदा करने के बाद प्रांजलि को लगा कि वो इतनी थक गई है कि वो बेहोश होने वाली है। अपने कमरे में लौटने के बाद वो तुरंत शावर लेने चली गई। उसके कपड़े उतारते ही उसे पिछली रात की याद आ गई। उसने अपनी गर्दन और कॉलर बोन पर निशान देखे। वो अभी भी हल्का दर्द महसूस कर सकती थी। प्रांजलि ने अपनी त्वचा को जोर से रगड़ा ताकि उसकी गर्दन पर से निशान हट जाए। हालांकि उसकी ये कोशिश व्यर्थ थी, क्योंकि वो निशान जरा भी कम नहीं हुए थे। अपने पिछले जीवन में अबीर को ये विश्वास हो गया था कि प्रांजलि ने ही उसे ड्रग्स दिए थे। वो उसके साथ रात बिताने की बजाय गेस्ट रूम में सोना पसंद करता था।
इससे बुरा तो ये हुआ था कि अबीर ने उसके बिना रहना शुरू कर दिया था। ये सब प्रतिभा की प्लानिंग थी। हालांकि प्रांजलि को कुछ भी नहीं पता था। प्रतिभा की सलाह लेकर प्रांजलि ने कई बार अबीर का दिल जीतने की कोशिश की, बिना ये जाने कि प्रतिभा ने उसे आज तक जो सलाह दी थी उन सब से वो अबीर से और दूर हो गई थी। जब गलतफहमी और ज्यादा बढ़ गई तो अबीर को प्रांजलि से और नफरत होने लगी। जब प्रांजलि आखिर समझ गई थी कि क्या हुआ है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गहरी सांस लेते हुए प्रांजलि ने खुद को पोंछा, लेकिन उसने पाया कि वो दूसरे कपड़े लाना भूल चुकी है। पछतावा महसूस करते हुए उसने खुद को उन्हीं कपड़ों से ढक लिया जो उसने उतारे थे और बाहर जाने लगी। हालांकि अबीर आसपास नहीं था। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा खोला उसे कुछ शोर सुनाई दिया। प्रांजलि रुक गई और सतर्क हो गई। कोई आसपास था। इस वक्त अबीर तो नहीं हो सकता था, तो इस वक्त उसके कमरे में कौन है? जिस पल प्रांजलि ने दरवाजा खोला बाहर का शोर अचानक गायब हो गया। ये सुनकर वो व्यक्ति चुप हो गया। प्रांजलि को अब पक्का लगा कि जो कोई भी था कोई गलत इरादे से था। हालांकि वो इस पल बाहर नहीं जा सकती थी। जो भी है, अगर वो महिला है तो ठीक है, हालांकि अगर वो एक आदमी है तो क्या होगा? दरवाजा बंद करते हुए प्रांजलि ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके खिलाफ झुक गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, कई मिनट बीत चुके थे और प्रांजलि को थोड़ा ठंडा लगा। उसने कभी शावर में जूते नहीं पहने थे। जैसे जैसे पानी ठंडा होता गया वो जमने लगी। हालांकि चूंकि घुसपैठिया जानता था कि उसने पहले ही उस पर ध्यान दिया था, उसे जाना चाहिए था। सावधानी से दरवाजा खोलते हुए प्रांजलि ने तुरंत एक छाती देखी। प्रांजलि ने किसी को अपने चेहरे के सामने आने की उम्मीद नहीं की थी। वो डर गई और उसने अपने कदम पीछे कर लिए। हालांकि वो फिसल गई और तुरंत गिरने लग गई। जब प्रांजलि को लगा कि वो घायल होने वाली है तो एक मजबूत हाथ ने उसे आगे खींच लिया। गिरने के बजाय प्रांजलि झटके से आगे आ गई। इन सब में वो कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थी जिससे वो खुद को बचा सके। उसने अपना संतुलन खो दिया था। अचानक उसे अपने चेहरे पर गर्माहट महसूस होने लगी। जिस पल उसकी त्वचा ने उसे छुआ वो अचानक और भी गर्म महसूस करने लगी। जो उसके सामने था वो देखकर प्रांजलि को खुशी थी कि वो गिरने से बच गई। हालांकि जब उसने राहत की सांस ली तो उसके सामने की स्थिति और कठिन हो गई। मूड में हो? कुछ गुस्से और प्यार से भरी सिर के ऊपर से एक धीमी आवाज सुनाई दी। प्रांजलि जम गई। ऊपर देखा और अचानक काली आंखों को देखा। हालांकि इस बार उन आंखों में उसे आग की लपटें दिखी थी, मानो वे उसे जिंदा जला सकती हैं। प्रांजलि को तब एहसास हुआ कि उसके हाथ उसकी कमर को पकड़कर उसकी कमर को अपनी बाहों के बीच में पकड़े हुए थे। अपनी तरह से वो उसके आश्चर्य से भरे होठों और उसके कंधों को अच्छे से देख सकता था। बाथरूम की धीमी लाइट से उसका शरीर और भी लुभावना लग रहा था। जैसे ही प्रांजलि ने उसे देखा उसका शरीर थोड़ा हिल गया। उसने अचानक अपने शरीर से बढ़ती असहनीय गर्मी महसूस की। उसका मुंह सूख गया। उसे प्रांजलि के शरीर पर नीले और बैंगनी निशान देखकर अपनी शानदार बीती रात की याद आ गई। ओह नो, ये महिला फिर से उसे बहका रही थी। उसका शरीर बहुत ही आकर्षक था। अबीर ने अपनी गहराई हुई आंखों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की गहराई को देख के प्रांजलि हैरान रह गई। उसने शर्माते हुए तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। मेरा ऐसा कुछ भी करने का मतलब नहीं था, प्रांजलि ने समझाना चाहा, लेकिन उसने देखा कि अबीर की आंखें नीचे जा रही हैं।